15.1 परिचय। शहरीकरण एक सामान्य अवधारणा है जो बताती है कि कैसे एक क्षेत्र और उसकी आबादी प्रकृति में अधिक शहरी बन जाती है। भारत में जनसंख्या जनगणना एक क्षेत्र को शहरी के रूप में परिभाषित करती है जब उसके कम से कम 70% पुरुष कर्मचारी गैर कृषि नौकरियों में शामिल होते हैं, और यह आकार और जनसंख्या घनत्व से संबंधित विशिष्ट मानदंडों को पूरा करता है। जब कोई क्षेत्र आकार, जनसंख्या घनत्व और विविधता के मामले में बढ़ता है और सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पारिस्थितिक, भौतिक और राजनीतिक पहलुओं के संदर्भ में शहरी विशेषताओं को प्रदर्शित करना शुरू कर देता है, तो इसे सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर शहरी के रूप में नामित किया जाता है। शहरों में बहुत सारी नौकरियां हैं जो खेती से संबंधित नहीं है। बहुत से लोग भीड़ भरे रहने के स्थान, विभिन्न पृष्ठभूमि के विभिन्न प्रकार के लोग, कई अलग अलग प्रकार की नौकरियां, कारखानों, व्यवसायों और पर्यटन जैसी चीजों पर ध्यान केंद्रित है, और उनके पास आधुनिक चीजें हैं जैसे फोन, परिवहन, बैंक, स्कूल, स्वास्थ्य सेवा, खेल स्थल, अदालतें, सरकारी कार्यालय और बुनियादी चीजें जैसे बिजली, पानी, साफ सफाई, कचरा हटाना, पार्क करने की जगह, स्टोर, पार्क, खेल के मैदान, सामुदायिक स्थान, थिएटर और अन्य सार्वजनिक स्थल। शहरी क्षेत्रों में सामाजिक संपर्क अनुबंधों पर आधारित होते हैं, पारिवारिक संबंधों पर नहीं। वे पारंपरिक मूल्यों से हटकर अधिक तर्कसंगत मूल्यों की ओर भी बढ़ते हैं। उनके पास लोकतांत्रिक तत्वों और शहरी नागरिकता के साथ शहर प्रशासन की तरह स्थानीय शासन है। यह समझना आवश्यक है कि इन विशेषताओं को आदर्श विशिष्ट कहा जाता है क्योंकि किसी क्षेत्र को शहरी के रूप में परिभाषित करने के लिए कोई निर्धारित नियम नहीं है, और कुछ स्थानों को शहरी के रूप में लेबल किया जा सकता है, भले ही उनमें ये सभी विशेषताएं न हों। ये सुविधाएं एक सामान्य मार्गदर्शिका की तरह है, क्योंकि किसी क्षेत्र को शहरी कहने के लिए कोई विशिष्ट चेकलिस्ट नहीं है। उदाहरण के लिए, कुछ स्थानों को शहरी माना जा सकता है, भले ही उनमें ये सभी लक्षण न हों। शहरीकरण एक सतत प्रक्रिया है जहां गैरशहरी क्षेत्र शहरी बन जाते हैं और कम शहरी क्षेत्र अधिक शहरी हो जाते हैं क्योंकि वे इन सुविधाओं को अधिक प्राप्त कर लेते हैं। शहरीकरण की प्रक्रिया में लंबे समय से शहरी निवासी और नए लोग दोनों शहरी जीवन शैली और जीवन जीने के तरीकों को अपनाते हैं। इस बात पर बहस चल रही है कि क्या शहरों में रहने का केवल एक ही तरीका है। यूरोप के बाहर के कुछ समाजशास्त्रियों और मानव विज्ञानियों का तर्क है कि शहरी जीवन का वर्णन, जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, मुख्य रूप से पश्चिमी दृष्टिकोण से है और पश्चिमी सोच से प्रभावित है। अफ्रीका और एशिया में अध्ययन से पता चलता है कि ऐसा शहरीकरण हो सकता है जो पश्चिमी पैटर्न का पालन नहीं करता है। प्रत्येक देश का अपना अनूठा इतिहास और संदर्भ होता है। वे कुछ हद तक अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परंपराओं को भी आगे बढ़ाते हैं। आर्थिक और तकनीकी विकास का स्तर भी भिन्न हो सकता है। इन शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं जारी रहने की उम्मीद है। सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता, शहरों की उपस्थिति, उनके व्यवस्थित होने का तरीका और लोग कितना उपभोग करते हैं, यह पश्चिमी शहरों से भिन्न हो सकता है। हालांकि पश्चिमी आधुनिकता या उत्तराधुनिकता का प्रभाव कम विकसित देशों के शहरों पर भी पड़ सकता है। 15.2 शहरीकरण और शहरीकरण के स्तर, अवधारणाएं। शहरीकरण का स्तर आम तौर पर कुल जनसंख्या की तुलना में शहरी आबादी के अनुपात को देखकर मापा जाता है। यह माप शहरीकरण के मानवीय और सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखता है।
लेकिन शहरीकरण को मापने के दो अन्य महत्वपूर्ण तरीके हैं। पहला तरीका यह विचार करना है कि शहर सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करते हैं। यदि प्रत्येक शहर औसतन बड़ी संख्या में ग्रामीण लोगों को सेवा प्रदान करता है तो शहरीकरण का स्तर कम माना जाता है। इसके विपरीत जब शहरों द्वारा सेवा पाने के लिए कोई ग्रामीण लोग नहीं बचे हैं तो शहरीकरण को अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया हुआ माना जाता है। शहरीकरण का दूसरा माप यह देखता है कि ग्रामीण लोगों को निकटतम शहरी केंद्र तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। यदि यह दूरी अधिक है तो यह शहरीकरण के निम्न स्तर को इंगित करता है। इससे पता चलता है कि शहरी केंद्र कम है और उनके बीच की दूरियां काफी है। इसके विपरीत एक अच्छी तरह से विकसित शहरी नेटवर्क वाले राज्य में लोगों को शहरी केंद्रों तक पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ती है। रामचंद्रन 1989 121 से 122। 15.3 भारत में शहरी विकास रुझान। दुनिया भर में शहरीकरण की तुलना में भारत में शहरीकरण का स्तर अभी भी अपेक्षाकृत कम है, भले ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से इसमें वृद्धि हुई है। 1990 में वैश्विक आंकड़ों से पता चला कि दुनिया की 42.7% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती थी। अधिक विकसित क्षेत्रों जहां 72.7% आबादी शहरों में रहती थी और कम विकसित क्षेत्रों जहां केवल 33.9% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती थी के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था। महाद्वीपों में यूरोप, ओशिनिया और लैटिन अमेरिका में शहरीकरण का स्तर बहुत अधिक था, जहां क्रमशः 73.1%, 70.9% और 72.3% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती थी। इसके विपरीत अफ्रीका की 34.5% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती थी और एशिया की केवल 29.9% आबादी शहरों में रहती थी, जिससे वे सबसे कम शहरीकृत महाद्वीप बन गए। एशिया के भीतर पूर्वी एशिया 29.4%, दक्षिण पूर्वी एशिया 29% और दक्षिण एशिया 27.8% की तुलना में पश्चिमी एशिया में शहरी क्षेत्रों में 58.2% आबादी के साथ शहरीकरण का स्तर उच्च था। दक्षिण एशिया, जिसमें भारत भी शामिल है, दुनिया के सबसे कम शहरीकृत क्षेत्रों में से एक है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की केवल 25.72% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती थी, जो दक्षिण एशियाई औसत से भी कम थी। भारत की शहरी आबादी में वार्षिक वृद्धि 1981 और 1991 के बीच 3.1% से घटकर 1991 और 2001 के बीच 2.7% हो गई है। 1971 से 1981 के दशक में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि 3.8% देखी गई, लेकिन पिछले 2 दशकों में धीमी वृद्धि देखी गई है। भारत की शहरी आबादी में वृद्धि शहरों में रहने वाले लोगों का अनुपात 1981 में 23.73% से बढ़कर 1991 में 25.72% और अंततः 2001 में 27.78% हो गया। भारत में यह धीमी शहरी जनसंख्या वृद्धि शहरी विस्फोट की आम धारणा और विशेषज्ञों की भविष्यवाणियों के विपरीत है। 1983 में योजना आयोग 8वीं योजना के लिए जनसंख्या अनुमान के लिए विशेषज्ञ समिति और 1995 और 2001 में विश्व शहरीकरण संभावनाओं के संयुक्त राष्ट्र अध्ययन ने 1980 और 1990 के दशक में शहरी आबादी के लिए 3% से 4.4% की वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया था।
2000 से 2010 के दौरान 3.2% और 2020 से 2025 के दौरान 2.8% की वृद्धि का संयुक्त राष्ट्र का अनुमान भी अत्यधिक आशावादी प्रतीत होता है। यह ध्यान में रखते हुए कि संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि कुल जनसंख्या वृद्धि 1% से कम होगी, शहरीकरण के अनुमानित स्तर तक पहुंचने के लिए ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास की बहुत उच्च दर की आवश्यकता होगी। विद्वानों का कहना है कि शहर की आबादी में धीमी वृद्धि का कारण यह है कि न केवल वहां कम बच्चे पैदा होते हैं, बल्कि कम लोग, पुरुष और महिलाएं दोनों, शहर में जाते हैं। 1983 में एक अध्ययन से पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में जाने और शहर को अपना घर बनाने वाले लोगों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में कमी आई और 1980 के दशक में यह केवल 22.6% थी। 1971 और 1981 के बीच शहर के भीतर स्थानांतरित होने वाले लोगों का प्रतिशत भी 18.5 से घटकर 16.9 हो गया और अपने जीवनकाल के दौरान स्थानांतरित होने वाले पुरुषों का प्रतिशत 33.6 से घटकर 32.4 हो गया। अपने जीवनकाल में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों का प्रतिशत 11.2% से घटकर 10.0% हो गया। 1991 में जनगणना से पता चला कि और भी कम लोग शहरों की ओर जा रहे थे। 1981 और 1991 के बीच अपने जीवनकाल के दौरान शहर के भीतर या राज्यों के बीच स्थानांतरित होने वाले लोगों का प्रतिशत क्रमशः 11.7, 26.0 और 8.0 था। उस दशक के दौरान महिलाएं भी शहर में कम गई, मुख्यतः सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से। अमिताभ कुंडू ने भारत की शहरी जनसंख्या में वृद्धि के 4 मुख्य कारण बताए हैं। ए. शहरों में अधिक बच्चे पैदा हो रहे हैं। बी. बड़े शहर समूहों के बाहर विकसित हो रहे नए शहर। सी. पुराने शहर बड़े शहरी क्षेत्रों के साथ अपनी सीमाओं में शामिल हो रहे हैं या बदल रहे हैं। और डी. ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जाने वाले लोग। डेटा से पता चलता है कि 1971 से 1981 तक शहरी जनसंख्या वृद्धि का 61.3% प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि से आया था। 1981 से 1991 तक यह 59.4% थी। 1991 से 2001 के दशक में शहरों में प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि में कमी आई। भाग बी, जो बड़े शहरों के बाहर नए शहरों के बारे में है। 1980 के दशक में शहरी जनसंख्या वृद्धि 9.4% से बढ़कर 1990 के दशक में 6.2% हो गई। इसका मतलब यह है कि बड़े समूहों के बाहर के शहरों का विकास धीमा हो गया है। तीसरा कारण, जहां शहर अपनी सीमाओं का विस्तार करते हैं, पुराने शहरों के साथ विलय करते हैं या नए शहरों को शामिल करते हैं, उन्होंने 1960, 1970 और 1980 के दशक में शहरी जनसंख्या वृद्धि में बड़ी भूमिका नहीं निभाई। 2001 में केवल 221 कस्बों का निकटवर्ती शहरों में विलय हुआ और 1991 में तो यह और भी कम हो गया। लेकिन 2001 में यह शहरी जनसंख्या वृद्धि का 13.0% था, जो 1991 में 7.6% था। चौथा कारण, ग्रामीण शहरी प्रवासन ने 1990 के दशक में शहरी जनसंख्या वृद्धि में 21% का योगदान दिया, जो पिछले दशक की तुलना में थोड़ा कम है। कुंडू 2005, 105। 15.4 भारत की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों को उनकी जनसंख्या के आधार पर 6 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी आई शहर, 1 लाख या अधिक की जनसंख्या।
श्रेणी 2 शहर, जनसंख्या 50,000 से 99,999 तक। तृतीय श्रेणी का शहर, जनसंख्या 20,000 से 49,999 तक। श्रेणी 4 शहर, जनसंख्या 10,000 से 19,999 तक। कक्षा वी शहर, जनसंख्या 5,000 से 9,999 तक। कक्षा 6 शहर, जनसंख्या 5,000 से कम। तालिका 2 से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में बड़े शहरों और मध्यम आकार के कस्बों कक्षा आई से कक्षा 4 की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। इस बीच कक्षा वी और कक्षा 6 में छोटे शहरों की संख्या या तो वही रही या कम हो गई। ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि भारत को आज़ादी मिलने से पहले शहरों की संख्या में वृद्धि धीमी थी, लेकिन उसके बाद खासकर 1951 की जनगणना के बाद इसमें तेजी आई। यह वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि बड़े शहरों में और उसके आसपास अधिक विकास गतिविधियां हुई, चीजें बनाने में अधिक पैसा लगाया गया, अधिक व्यापार हुआ, खेती बेहतर हुई और छोटे शहर बड़े शहरों में विकसित हुए। यह सब बताता है कि आज़ादी के बाद शहरीकरण तेजी से क्यों हुआ और यह भी कि बड़े शहर और कस्बे तेजी से क्यों बढ़े। छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाने वाले लोगों ने भी बड़े शहरों को तेजी से विकसित करने में भूमिका निभाई। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के साथ साथ पड़ोसी देशों से भी लोग भारत आ गए, जिससे शहरों और कस्बों का तेजी से विकास हुआ। भारत एक अधिक विकसित देश होने के नाते बांग्लादेश और नेपाल जैसे गरीब स्थानों से प्रवासियों को आकर्षित करता है। बांग्लादेश में अधिक जनसंख्या अपने कई श्रमिकों को भारत आने के लिए प्रेरित करती रहती है और यह आज भी हो रहा है। तालिका 3 का डेटा अधिक से अधिक लोगों के शहरों की ओर जाने की चल रही प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। 1901 में कुल शहरी आबादी का केवल 26% भाग आई श्रेणी के शहरों में रहता था, लेकिन 2001 तक यह संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 68.67% हो गई थी। दूसरी ओर अन्य सभी श्रेणियों में कस्बों की जनसंख्या हिस्सेदारी कम हो गई है। कक्षा 4, वी और 6 के कस्बे इस बदलाव से सबसे अधिक पीड़ित हैं। प्रथम श्रेणी के शहरों के तेजी से बढ़ने का कारण यह है कि उनका आकार बढ़ रहा है और अधिक लोग वहां जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आसपास के बड़े उपग्रह कस्बों के उद्भव और शहर के समग्र क्षेत्र में उनके एकीकरण ने कक्षा आई शहरों के तेजी से विकास में योगदान दिया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये शहर उत्पादन, व्यवसाय और बुनियादी ढांचे के विकास के केंद्र बन गए हैं। इसने विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को आकर्षित किया है, जो दूरदराज के स्थानों से इन शहरों में आते हैं। स्रोत कुंडू 2005 107। 1981 और 1991 के बीच 10 लाख से अधिक लोगों वाले बड़े शहरों में प्रति वर्ष 3.25% की वृद्धि हुई, जबकि अन्य कस्बों में 2.83% की दर से वृद्धि हुई। हालांकि 1991 से 2001 तक बड़े शहरों की वृद्धि धीमी होकर 2.88% हो गई और छोटे शहरों की वृद्धि 2.6% रही। 1981 में इन 10 लाख से अधिक शहरों की आबादी कुल आबादी का 26.4% थी, लेकिन 1991 तक यह बढ़कर 32.5% हो गई और 2001 तक यह 37.8% तक पहुंच गई। महानगरीय शहर प्रथम श्रेणी के शहरों और अन्य कस्बों की तुलना में तेजी से बढ़े। राज्य और राष्ट्रीय दोनों राजधानी शहरों में भी उच्च विकास दर थी। 1981 से 1991 तक उनकी वृद्धि 33.6% पर मिलियन प्लस शहरों के समान थी।
हालांकि कुल शहरी आबादी में उनकी हिस्सेदारी 1991 में 25.7% से थोड़ी सी बढ़कर 2001 में 25.9% हो गई। प्रथम श्रेणी के शहरों, महानगरीय शहरों और राजधानी शहरों की उच्च विकास दर के बावजूद पिछले दशक में उनकी वृद्धि में थोड़ी गिरावट आई है। यह गिरावट शहरी बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश में कमी, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी, कम जनसंख्या वृद्धि और हाल के वर्षों में इन बड़े शहरों में कम प्रवास के कारण हो सकती है। 15.5 राज्यों के बीच शहरीकरण में अंतर। शहरीकरण या ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का शहरों की ओर स्थानांतरण भारत के सभी हिस्सों में समान रूप से नहीं होता है। यह देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच व्यापक रूप से भिन्न है। 2001 की जनगणना के बाद यह स्पष्ट हो गया कि आर्थिक रूप से विकसित राज्य उच्च स्तर के शहरीकरण का अनुभव करते हैं और उनकी शहरी आबादी भी बड़ी है। तो 6 अपेक्षाकृत समृद्ध राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और पश्चिम बंगाल कुल मिलाकर देश की कुल शहरी आबादी के आधे से अधिक है। इन सभी राज्यों में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 2001 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत 27.78% से अधिक है। दूसरी ओर कम प्रति व्यक्ति आय वाले कम विकसित राज्यों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में शहरी आबादी बहुत कम है। 2001 की जनगणना के आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद हम भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके शहरीकरण के स्तर के आधार पर 3 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये समूह इस प्रकार है। समूह ए, इस समूह में उच्च स्तर के शहरीकरण वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, जिसका अर्थ है कि उनकी शहरी आबादी राष्ट्रीय औसत 27.72% से अधिक है। दिल्ली 93.01%, गोवा 49.77%, गुजरात 37.35%, हरियाणा 29.00%, कर्नाटक 33.98%, महाराष्ट्र 42.4%, मिजोरम 49.5%, पंजाब 33.95%, तमिलनाडु 43.86%, पश्चिम बंगाल 28.03%, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 32.67%, चंडीगढ़ 89.78%, दमन एवं दीव 36.26%, लक्षद्वीप 44.47%, पांडिचेरी 66.57%। समूह बी, इस समूह में मध्यम स्तर के शहरीकरण वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, जिसका अर्थ है कि उनकी शहरी आबादी 20% से अधिक है लेकिन राष्ट्रीय औसत से कम है। अरुणाचल प्रदेश 20.41%, छत्तीसगढ़ 20.08%, जम्मू एवं कश्मीर 24.88%, झारखंड 22.25%, केरल 25.97%, मध्य प्रदेश 26.67%, मणिपुर 23.88%, राजस्थान 23.38%, उत्तर प्रदेश 20.78%, उत्तरांचल 25.59%, दादरा एवं नगर हवेली 22.89%। समूह सी, इस समूह में निम्न स्तर के शहरीकरण वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, जहां शहरी आबादी कुल आबादी का 20% से कम है। असम 12.72%, बिहार
10.47%, हिमाचल प्रदेश 9.97%, मेघालय 19.63%, नागालैंड 17.74%, उड़ीसा 14.97%, सिक्किम 11.1%, त्रिपुरा 17.02%। यह ध्यान देने योग्य है कि 7 उत्तर पूर्व भारतीय राज्यों में से 4 समूह सी में आते हैं, जो दर्शाता है कि इस क्षेत्र में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है। इसके अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्र में 2 आर्थिक रूप से कम विकसित राज्य बिहार और उड़ीसा भी समूह सी में हैं। ऐतिहासिक रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों और उत्तर प्रदेश और बिहार के गंगा के मैदानी इलाकों के साथ-साथ उड़ीसा में भी शहरीकरण कम रहा है। सामान्य तौर पर पश्चिमी और दक्षिणी भारत में शहरीकरण की दर अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि पूर्वी और उत्तरी भारत में कम है। रामचंद्रन 1989 123। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ उत्तर भारतीय राज्यों और यहां तक कि कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में शहरीकरण दर में तेजी देखी गई है। चिंतन एवं क्रिया 15.1 शीर्षक मेरे शहर में शहरीकरण का स्तर, शहरी टेपेस्ट्री को उजागर करना। प्रिय साथी छात्रों, मैंने अपने शहर में शहरीकरण के स्तर का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू की, जो इग्नू द्वारा सौंपा गया एक कार्य था, और मुझे जो पता चला वह सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक परिवर्तनों का एक दिलचस्प अंतर्संबंध था जो शहरी जीवन के सार को परिभाषित करता है। मेरा शहर, शहर का नाम, भारत के राज्य का नाम में स्थित एक जीवंत, हलचल भरा केंद्र है। इस नोट में मैं अपने निष्कर्षों को साझा करूंगा, जिसमें उन प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला जाएगा जो शहरीकरण के संदर्भ में मेरे शहर को लेवल ए के तहत वर्गीकृत करते हैं। सामाजिक गतिशीलता। शहरीकरण के सबसे विशिष्ट मार्करों में से एक सामाजिक परिवर्तन है, जो ग्रामीण से शहरी स्थान में संक्रमण के रूप में होता है। मेरे शहर में यह परिवर्तन अचूक है। जनसंख्या विभिन्न सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय पृष्ठभूमि के लोगों की एक विविध पच्चीकारी है। हमने पिछले कुछ वर्षों में बेहतर रोजगार के अवसरों और उच्च जीवन स्तर की तलाश में प्रवासियों की लगातार आमद देखी है। इस विविधता ने हमारे शहर के सामाजिक ताने-बाने को समृद्ध किया है, सांस्कृतिक आदान प्रदान और एक महानगरीय दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा शहर में कई अस्पतालों, क्लिनिकों और विशेष चिकित्सा केंद्रों के साथ एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा है। यह न केवल आबादी की बेहतर स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को इंगित करता है, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल निवेश को आकर्षित करने की शहर की क्षमता को भी दर्शाता है, जो शहरीकरण की एक पहचान है। आर्थिक समृद्धि। आर्थिक रूप से मेरा शहर संपन्न है, जो शहरी क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता है। यह उद्योगों और व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ क्षेत्र में एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। आईटी पार्क, विनिर्माण इकाइयों और सेवा क्षेत्र की कंपनियों की उपस्थिति से रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नतीजतन इसने देश के विभिन्न हिस्सों से कार्यबल को आकर्षित किया है, जो शहर की आर्थिक जीवंतता में योगदान दे रहा है। व्यावसायिक परिदृश्य की विशेषता हलचल भरे बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और उभरता हुआ ई-कॉमर्स क्षेत्र है। यह न केवल स्थानीय आबादी के लिए बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों के लिए भी एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में शहर की भूमिका की ओर इशारा करता है। मेरे शहर में प्रति व्यक्ति आय पड़ोसी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है, जो यहाँ की आर्थिक समृद्धि को रेखांकित करती है। व्यावसायिक संरचना। शहरीकरण का एक विशिष्ट पहलू कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं से विविध व्यावसायिक संरचनाओं में बदलाव है।
मेरे शहर में हम इस बदलाव को स्पष्ट रूप से देखते हैं। जबकि कृषि अभी भी बाहरी इलाकों में मौजूद है, अधिकांश आबादी गैर कृषि गतिविधियों में लगी हुई है। आईटी, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित सेवा क्षेत्र कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रोजगार देता है। इसके अतिरिक्त विनिर्माण क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो रोजगार और आर्थिक विकास दोनों में योगदान देता है। इसके अलावा शहर में शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, जो ज्ञान आधारित व्यवसायों की मांग को दर्शाता है। स्कूलों, कॉलेजों और पेशेवर प्रशिक्षण केंद्रों का प्रसार शैक्षिक अवसर प्रदान करने की शहर की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो न केवल शहर से बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी छात्रों को आकर्षित करता है। बुनियादी ढांचा और नागरिक सुविधाएं। शहरीकरण बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के विकास में भी प्रकट होता है। मेरे शहर में हमने परिवहन में व्यापक निवेश देखा है, जिसमें एक कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और अच्छी तरह से बनाए रखा सड़क नेटवर्क शामिल है। शहर का क्षितिज आधुनिक गगनचुंबी इमारतों से सुशोभित है, जो शहरीकरण से प्रेरित रियल एस्टेट बूम का संकेत है। आसपास के गांवों की तुलना में शहर में स्वच्छ पानी, स्वच्छता सुविधाएं और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच अपेक्षाकृत बेहतर है, जो इसकी शहरी स्थिति को और भी स्पष्ट करती है। पार्क, थिएटर और सांस्कृतिक केंद्र जैसे सार्वजनिक स्थान समुदाय की भावना को बढ़ावा देते हुए आबादी की मनोरंजक जरूरतों को पूरा करते हैं। निष्कर्षतः मेरा शहर का नाम निस्संदेह शहरीकरण के मामले में श्रेणी ए के अंतर्गत आता है। पिछले कुछ वर्षों में सामने आए सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक परिवर्तन एक संपन्न शहरी केंद्र की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करते हैं। हालांकि यह पहचानना आवश्यक है कि शहरीकरण भीड़-भाड़, प्रदूषण और धन में असमानता और संसाधनों तक पहुंच जैसी चुनौतियां भी लाता है। जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें इन चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए और सतत शहरी विकास की दिशा में काम करना चाहिए। मुझे आशा है कि यह नोट मेरे शहर में शहरीकरण के स्तर पर प्रकाश डालेगा और आप सभी के लिए अंतर्दृष्टि के स्रोत के रूप में कार्य करेगा। आइए इग्नू में अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए शहरीकरण की गतिशीलता का पता लगाना और समझना जारी रखें। 1991 से 2001 तक भारत की शहरी आबादी हर साल 2.27% बढ़ी। इस दौरान कुछ राज्यों में इससे भी ऊंची विकास दर सालाना 3% से अधिक देखी गई। अरुणाचल प्रदेश 7.00%, असम 3.09%, छत्तीसगढ़ 3.09%, दिल्ली 4.14%, गोवा 3.32%, हरियाणा 4.11%, जम्मू और कश्मीर 3.44%, मेघालय 3.16%, मिजोरम 3.27%, नागालैंड 5.27%, पंजाब 3.19%, सिक्किम 4.83%, तमिलनाडु 3.56%, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 4.40%, चंडीगढ़ 3.40%, दादरा एवं नगर हवेली 14.59%। किसी भी राज्य में शहरी जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि नहीं हुई। दिलचस्प बात यह है कि कुछ कम शहरीकृत राज्यों में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, जबकि कुछ अत्यधिक शहरीकृत राज्यों, समूह ए राज्य में शहरी विकास में मंदी देखी गई है। पिछले दशक में बहुत कम वार्षिक विकास दर वाले राज्यों में शामिल है।
आंध्र प्रदेश 1.37%, केरल 0.74%, मणिपुर 1.21%, पश्चिम बंगाल 1.84%। केंद्र शासित प्रदेशों यूटी में केवल लक्षद्वीप में 0.77% की नकारात्मक वृद्धि हुई। भारत को आज़ादी मिलने के बाद 1991 से पहले की स्थिति अलग थी। कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्यों में पहले से ही कई शहर और शहरी लोग थे, लेकिन शहरों के बढ़ने की दर या तो मध्यम थी या कम थी। हालांकि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे कम विकसित राज्यों के शहरों में विकास दर अधिक थी, भले ही उनकी शहरी आबादी का अनुपात कम था। इस प्रवृत्ति के कुछ अपवाद भी थे। हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे आर्थिक रूप से उन्नत राज्यों में उच्च विकास दर और बड़ी शहरी जनसंख्या हिस्सेदारी दोनों थी। तो कुल मिलाकर 1991 से पहले की प्रवृत्ति इस विचार का समर्थन नहीं करती थी कि आर्थिक विकास और शहरी विकास दृढ़ता से जुड़े हुए थे। इस पहेली को समझने के लिए हमें अन्य कारकों पर भी विचार करना होगा। यह संभव है कि उच्च ग्रामीण गरीबी और सूखे और बाढ़ जैसी लगातार प्राकृतिक आपदाओं जैसे कारकों के कारण अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर चले गए, जिससे शहरी विकास में वृद्धि हुई। कुंडू 2005-108 के अनुसार जिस तरह से सरकार ने जिला और तालुका मुख्यालयों, शहरी औद्योगिक फैलाव कार्यक्रमों में निवेश किया और जरूरताधारित या अंतर्भरण दृष्टिकोण के माध्यम से राज्यों से स्थानीय निकायों में धन के हस्तांतरण ने आंशिक रूप से योगदान दिया। आजादी के बाद शहरीकरण में यह द्वैतवाद। इसके अलावा इन कम विकसित राज्यों में कृषि अर्थव्यवस्था में विविधीकरण की कमी ने, जैसा कि कुंडू ने सुझाव दिया था, उच्च शहरी विकास में भूमिका निभाई। 1990 के दशक में जब अर्थव्यवस्था अधिक खुलने लगी, तो आर्थिक रूप से उन्नत राज्यों में बड़ी मात्रा में विदेशी और कंपनी का पैसा आने लगा। यही कारण है कि तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात में शहरों के विकास में बड़ी वृद्धि देखी गई। लेकिन कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में शहरों के बढ़ने की दर इन अन्य राज्यों जितनी तेज नहीं थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन राज्यों, विशेषकर पश्चिम बंगाल का दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने शहरी विकास को फैलाने का प्रयास किया। उन्होंने भूमि के स्वामित्व को बदलने, छोटे और मध्यम आकार के कस्बों में सुधार करने, जहां चीजें बनती थी, उन्हें फैलाने और स्थानीय परिषदों की स्थापना करने जैसे काम किए, जिन्हें पंचायत कहा जाता है। इन उपायों से संभवतः यह धीमा हो गया कि लोग कितनी तेजी से शहरों की ओर चले गए। इसलिए हम इसकी अनोखी स्थिति को समझने के लिए अगले भाग में पश्चिम बंगाल के बारे में अलग से बात करने जा रहे हैं। 15.5 शहरीकरण के प्रति पश्चिम बंगाल का दृष्टिकोण। भारत एक बहुत बड़ा देश है और विभिन्न क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक रूप से कितनी अच्छी तरह विकसित होते हैं, यह काफी भिन्न हो सकता है। इसमें कई चीजें भूमिका निभाती हैं, जैसे किसी क्षेत्र में कितने संसाधन, प्राकृतिक और मानव दोनों हैं, वह कितने समय से आसपास है, वह मानचित्र पर कहाँ है, वह दूसरे देशों से कितना करीब है, दूसरे देशों से लोगों का आना जाना, वहाँ कितनी खेती और फैक्ट्रियां होती हैं, और राज्य की सरकार क्या करती है। ये सभी चीजें प्रभावित करती हैं कि किसी क्षेत्र में कितने शहर और कस्बे हैं और वे कितने बड़े हैं। तो अंत में आपको देश के विभिन्न हिस्सों में शहर के विकास के विभिन्न तरीके और स्तर मिलते हैं। पश्चिम बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने तेजी से शहरी विकास का अनुभव किया है। पिछले 10 वर्षों में
भारत की समग्र शहरी विकास दर 25.71% थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की विकास दर इससे भी अधिक 27.40% थी। देश के बाकी हिस्सों के विपरीत, जहां शहरी विकास मुख्य रूप से बड़े शहरों पर केंद्रित है, पश्चिम बंगाल में एक अलग प्रवृत्ति देखी गई है। जबकि 1970 के दशक में राज्य की 70% शहरी आबादी कलकत्ता, अब कोलकाता, में रहती थी, 1991 तक यह घटकर 59% हो गई थी। कलकत्ता के बाहर के शहरों और कस्बों में अब राज्य की शहरी आबादी का 41% हिस्सा है। 1971 और 1991 के बीच पूरे देश में श्रेणी शहरों, जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है, की संख्या 148 से दोगुनी होकर 296 हो गई। हालांकि पश्चिम बंगाल में श्रेणी शहरों की संख्या 5 गुना बढ़ गई और अब कलकत्ता से दूर सुदूर जिलों में भी बड़े शहर हैं। इसी अवधि के दौरान राज्य में नगर पालिकाओं की संख्या में 43% की वृद्धि हुई। पूरे राज्य में शहरीकरण के इस प्रसार ने शहरी आबादी की प्राकृतिक वृद्धि दर को नियंत्रित करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। 1991 के आंकड़ों के अनुसार वेस्ट बंगाल ने 8.2% की दशकीय प्राकृतिक विकास दर हासिल की, जो राष्ट्रीय दर 14.4% से कम है। तुलना करने के लिए 1981 और 1991 के बीच महाराष्ट्र में प्राकृतिक विकास दर 14.7% थी और तमिलनाडु में यह 11.2% थी। पश्चिम बंगाल में संतुलित शहरी विकास और शहरी प्रसार को मुख्य रूप से 2 मुख्य कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सबसे पहले, पंचायतों के माध्यम से भूमि सुधार और ग्रामीण विकास के प्रयास हुए, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। दूसरा, छोटे और मध्यम आकार के कस्बों को विकसित करके विकेंद्रीकृत शहरीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। 1980 से 81 और 1990 से 91 के बीच पश्चिम बंगाल में खाद्य फसलों का उत्पादन 5.9% बढ़ गया, जो राष्ट्रीय औसत 2.8% से अधिक था। कृषि में इस वृद्धि ने ग्रामीण बाजारों का विस्तार करने और लोगों के लिए कमाई के अधिक अवसर पैदा करने में मदद की। 1972 से 73 में पश्चिम बंगाल में औसत ग्रामीण राष्ट्रीय औसत से कम कैलोरी का उपभोग करते थे। हालांकि 1992 से 93 तक पश्चिम बंगाल में ग्रामीण लोगों का औसत कैलोरी सेवन राष्ट्रीय औसत से 209 किलो कैलोरी अधिक हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में इस सुधार ने पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण से शहरी प्रवास की दर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल सरकार का लक्ष्य संतुलित शहरी विकास है। उनके पास कई प्रमुख फोकस है। केवल एक केंद्रीय स्थान पर नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में शहरी विकास को प्रोत्साहित करना। शहरी विकास परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में लोगों, विशेषकर आर्थिक रूप से वंचित लोगों और महिलाओं को शामिल करना। शहरी क्षेत्रों के प्रबंधन में सरकार को अधिक लोकतांत्रिक और खुला बनाना। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। यह सुनिश्चित करना कि कोलकाता, कलकत्ता और अन्य शहरों को प्रति व्यक्ति उचित मात्रा में विकास निधि प्राप्त हो। मलिन बस्तियों में सुधार, शहरों में गरीब लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता, शिशु मृत्यु को कम करना और जनसंख्या वृद्धि को धीमा करना। अधिक विवरण के लिए आप भट्टाचार्य के 2005 के काम को पृष्ठ 82 पर देख सकते हैं। 15.7 शहरी रोजगार बाजार में बदलाव और शहरीकरण पर इसका प्रभाव। शहरों में बहुत सारे व्यवसाय, उद्योग और विकास होते हैं,
जो लोगों के लिए नौकरियां और पैसा कमाने के अवसर पैदा करते हैं। इससे न केवल उन लोगों को मदद मिलती है जो पहले से ही शहरों में रहते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं, विशेष रूप से गरीबी से जूझ रहे लोगों और छोटे शहरों से जो आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को खोलने के बाद कुछ चीजें होनी शुरू हुई। बड़ी कंपनियां खूब बढ़ी, जबकि सरकारी स्वामित्व वाले व्यवसाय और लघु उद्योग उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। बड़ी हाईटेक कंपनियों को चलाने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, इसलिए वे ढेर सारी नौकरियां पैदा नहीं करती है। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों में वास्तव में 1990 और उसके बाद कम कर्मचारी थे। 2001 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के एक अध्ययन में पाया गया कि इस दौरान नियमित नौकरी और वेतन वाले कम लोग थे। चूंकि बड़े उद्योगों ने अपना कुछ काम करने के लिए छोटी कंपनियों को काम पर रखना शुरू कर दिया, इसलिए अधिक लोग आकस्मिक रूप से या अल्पकालिक अनुबंध पर काम करने लगे। अधिक महिलाएं भी काम करने लगी। लेकिन ये नौकरियां अच्छी नहीं हैं, क्योंकि श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है और उनके पास नौकरी की सुरक्षा या स्थिर आय नहीं है। NSS द्वारा चौथी आर्थिक जनगणना और अन्य सर्वेक्षण आप 2001 में कुंडू के काम को देख सकते हैं। दिखाया गया कि शहरों में अनौपचारिक क्षेत्र, जो गरीब लोगों के लिए जीविकोपार्जन का एक जरिया हुआ करता था, शहर में काम की तलाश कर रहे सभी नए लोगों को संभाल नहीं सका। नौकरी बाजार में इन बदलावों के कारण शहर उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं जितनी पहले हुआ करते थे, खासकर बड़े शहर। चिंतन एवं क्रिया 15.2 विषय शहरी श्रमिकों की प्रोफाइल पर रिपोर्ट। मैं इग्नू में अपने अध्ययन के लिए अपने असाइनमेंट के हिस्से के रूप में शहरी श्रमिकों की प्रोफाइल पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए लिख रहा हूँ। इस कार्य के लिए मैंने अपने पड़ोस में एक व्यावसायिक जिले की पहचान की और एक व्यावसायिक संगठन का चयन किया जो 100 से अधिक लोगों को रोजगार देता है। मैंने इस संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों की पृष्ठभूमि, शिक्षा और कौशल के स्तर और पदोन्नति की संभावनाओं को समझने के लिए शोध किया। यहाँ मेरे निष्कर्षों का सारांश है। व्यावसायिक जिला क्षेत्र। मैंने अपने अध्ययन के लिए जिस व्यावसायिक जिले को चुना है वह व्यावसायिक जिले क्षेत्र का नाम है, जो शहर का नाम, राज्य का नाम में स्थित है। यह विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों के लिए एक संपन्न केंद्र है। चयनित व्यावसायिक संगठन। मैंने अपने अध्ययन के फोकस के रूप में व्यावसायिक संगठन का नाम को चुना। यह 100 से अधिक कर्मचारियों वाली कार्यबल वाली एक अच्छी तरह से स्थापित उद्योग प्रकार कंपनी है। कर्मचारियों की पृष्ठभूमि। कर्मचारियों के साथ सर्वेक्षण और साक्षात्कार करने के बाद मैंने उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी एकत्र की। अधिकांश कर्मचारी विविध पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनमें शामिल है भौगोलिक पृष्ठभूमि। कर्मचारी देश के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा शहर का नाम और इसके आसपास के क्षेत्रों से आता है। सांस्कृतिक और जातीय विविधता। कार्यबल सांस्कृतिक रूप से विविध है, जिसमें विभिन्न जातीयताओं और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति शामिल है। आर्थिक पृष्ठभूमि। कर्मचारी निम्नाय से लेकर मध्यम वर्गीय परिवारों तक विभिन्न प्रकार की आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। शिक्षा और कौशल का स्तर। शैक्षिक पृष्ठभूमि। कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यताएं भिन्न भिन्न है। एक बड़ी संख्या के पास स्नातक की डिग्री है, जबकि अन्य ने स्नातकोत्तर डिग्री पूरी कर ली है और कुछ के पास तकनीकी या व्यावसायिक डिप्लोमा है।
वहां केवल हाई स्कूल शिक्षा प्राप्त अल्पसंख्यक भी हैं। कौशल कंपनी कौशल विकास पर जोर देती है और अपने कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण प्रदान करती है। परिणामस्वरूप कर्मचारियों के पास विशिष्ट कौशल जैसे क्षेत्रों में उनकी भूमिकाओं से संबंधित विविध प्रकार के कौशल होते हैं। पदोन्नति की संभावना। समर्पण और योग्यता प्रदर्शित करने वाले कर्मचारियों के लिए संगठन के भीतर पदोन्नति की संभावनाएं आशाजनक दिखाई देती है। संगठन के पास एक संरचित कैरियर उन्नति कार्यक्रम है जो निम्नलिखित कारकों पर विचार करता है। प्रदर्शन। पदोन्नति के निर्णय काफी हद तक कर्मचारी के प्रदर्शन पर आधारित होते हैं, जिसमें लक्ष्य पूरा करना, अपेक्षाओं से आगे निकलना और नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन शामिल है। कौशल वृद्धि। जो कर्मचारी कंपनी के कौशल विकास कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, उनके पास पदोन्नति की बेहतर संभावना होती है क्योंकि वे अतिरिक्त कौशल हासिल कर लेते हैं। अनुभव। कंपनी के साथ लंबे समय तक टिके रहना भी एक कारक है क्योंकि यह प्रतिबद्धता और वफादारी को दर्शाता है। नेतृत्व क्षमता। जो लोग नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करते हैं, उन्हें अक्सर मार्गदर्शन और अतिरिक्त जिम्मेदारियों के माध्यम से उच्च पदों के लिए पहचाना और तैयार किया जाता है। शैक्षिक योग्यताएं। हालांकि शैक्षिक योग्यताओं पर विचार किया जाता है, लेकिन वे पदोन्नति के लिए एकमात्र निर्धारक नहीं हैं। व्यावहारिक कौशल और नौकरी पर प्रदर्शन महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। अंत में, चयनित व्यावसायिक संगठन में शहरी श्रमिकों की प्रोफाइल अलग अलग शैक्षिक पृष्ठभूमि और कौशल वाले विविध कार्यबल पर प्रकाश डालती है। संगठन के भीतर पदोन्नति की संभावनाएं उचित लगती है और प्रदर्शन, कौशल विकास और अनुभव सहित कारकों के संयोजन पर आधारित होती है। यह जानकारी शहरी रोजगार की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक जिले में व्यक्तियों के लिए उपलब्ध अवसरों पर प्रकाश डालती है। इस पूरे कार्य में आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद और मैं किसी भी अन्य सुझाव या प्रतिक्रिया के लिए तैयार हूँ। एक नया चलन जो हमने हाल ही में देखा है वह यह है कि हमारे देश और अन्य देशों की बड़ी निजी कंपनियां ज्यादातर बड़े शहरों के बाहर अपने कारखाने और व्यवसाय बना रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शहरों के भीतर उनकी जरूरतों के लिए पर्याप्त जमीन ढूंढना वाकई मुश्किल है। पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करने वाले लोग भी इसमें भूमिका निभा रहे हैं। जिन निवेशकों ने इन परियोजनाओं में अपना पैसा लगाया है, उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उन्हें कम कीमत पर जमीन मिल सकती है। परिणामस्वरूप इन उद्योगों के आसपास नए समुदाय बन रहे हैं, लेकिन वे तुरंत शहरों की कुल आबादी में वृद्धि का कारण नहीं बन रहे हैं। एक और चीज है जो हाल के दशकों में शहरों के विकास को धीमा कर रही है। इसका संबंध नियमों से है कि आप कितनी जमीन के मालिक हो सकते हैं और आप अपनी फैक्ट्रियां और दुकानें कहां लगा सकते हैं। ये नियम बहुत सख्त है और इन्हें मास्टर प्लान नामक चीज में निर्धारित किया गया है। ये प्रतिबंध सीमित करते हैं कि शहर कितना विस्तार कर सकते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गरीबी रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, भूमि पर अधिक दबाव पड़ा है। भले ही अधिक लोग ऐसी नौकरियां कर रहे हैं जो खेती से संबंधित नहीं है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था गरीब लोगों को शहरों में जाने से रोकने में सक्षम नहीं है। हालांकि हाल के वर्षों में ग्रामीण गरीबी कम हो रही है और शहरों और ग्रामीण इलाकों में गरीबी के बीच का अंतर कम हो रहा है। इसके अलावा भले ही शहरों में बिना नौकरी वाले लोग अधिक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से कम लोग वहां जा रहे हैं। निष्कर्ष: शहरीकरण का मतलब सिर्फ शहरों में अधिक लोगों का रहना और वहां अधिक व्यावसायिक गतिविधियां होना नहीं है।
इसका मतलब शहर में सभी के लिए अच्छा बुनियादी ढांचा, सेवाएं और अवसर होना भी है। इसमें स्वच्छ पर्यावरण तक पहुंच, निष्पक्ष विकास, लोकतांत्रिक भागीदारी, सत्ता साझा करना और लोगों की संस्कृति का उत्थान शामिल होना चाहिए। अंततः जो बात वास्तव में मायने रखती है वह जीवन की गुणवत्ता है जो शहर अपने निवासियों को प्रदान करते हैं। वर्तमान रुझानों के आधार पर यह उम्मीद है कि 2015 तक भारत की लगभग 40% आबादी शहरों में रह रही होगी, जिनमें से अधिकांश बड़े शहरों में होंगी। अभी लगभग 38% शहरी आबादी गरीब मानी जाती है और लगभग 35% झुग्गियों में रहती है। लगभग 44% शहरी परिवार एक कमरे के घरों में रहते हैं और 70 से 80 लाख शहरी निवासी बेघर हैं। लगभग 52% शहरी निवासियों के पास उचित स्वच्छता तक पहुंच नहीं है और केवल लगभग 24% के पास स्वच्छता शौचालय है। कई शहरी निवासियों के पास सुरक्षित पेयजल तक पहुंच नहीं है और हर साल पर्यावरण प्रदूषण के कारण लगभग 40,000 शहरी लोग समय से पहले मर जाते हैं। बुनियादी शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता के बावजूद भारत सरकार शहरी विकास के लिए अपना बजट कम करती जा रही है। 1951 में शहरी विकास के लिए बजट 8% था, लेकिन 2005 तक इसे घटाकर 2.6% कर दिया गया था। भट्टाचार्य 2005, 56 से 83। आशीष बोस ने बताया कि स्वतंत्रता के बाद के शहरी कानूनों, विशेष रूप से शहरी भूमि सीमा और विनियमन अधिनियम 1976 का शहरी भूमि और आवास बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इन कानूनों ने शहरी गरीबों को नुकसान पहुंचाया है और शहरी क्षेत्र में निष्पक्षता को बढ़ावा नहीं दिया है। बोस 1995-37। शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग ने अपनी 1988 की रिपोर्ट में शहरी भूमि सीमा अधिनियम को खत्म करने की सिफारिश की, जिसने आर्थिक उदारीकरण के लिए आधार तैयार किया। विश्व बैंक की नीतियों के अनुरूप आम तौर पर इस बात पर सहमति हुई कि कुछ भी सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए और लोगों को शहरी सेवाओं और सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए भुगतान करना चाहिए। भारत में वैश्वीकरण के गति पकड़ने के साथ भविष्य के शहरीकरण के रुझानों पर इसका प्रभाव स्पष्ट है। भारतीय शहरों में बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेंगे क्योंकि उनका लक्ष्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। शहरों की सूरत तेजी से बदलेगी और शहरी जीवन तेज गति वाला हो जाएगा। महानगरीय प्रशासन और राज्य सरकारें पहले से ही इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। चूंकि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कॉरपोरेट पूंजी उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए राज्य सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से पैसा उधार लेना होगा। संरचनात्मक समायोजन के हिस्से के रूप में सरकार का लक्ष्य कल्याण और सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च कम करना होगा। स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, शिक्षा, बिजली, आवास, दूरसंचार, टेलीविजन और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों को निजी निवेश के लिए खोला जा रहा है। शहरी भूमि कॉरपोरेट संस्थाओं को बेच दी जाएगी, जिससे शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए मूल्यवान शहरी भूमि पर नियंत्रण खो जाएगा। हम झुग्गियों और अवैध बस्तियों को हटाए जाने के साथ साथ शहरों में और उसके आसपास जल निकायों और अप्रयुक्त भूमि के लुप्त होते भी देखेंगे। कॉरपोरेट क्षेत्र में नौकरी बाजार कुशल श्रमिकों की ओर केंद्रित होगा, जिससे अकुशल ग्रामीण मजदूरों के लिए काम ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अधिक सरकारी सेवाओं के निजीकरण के साथ शहरी गरीबों को जीवन की बुनियादी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वैश्वीकरण के युग में कई सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादन इकाइयां कॉरपोरेट पूंजी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष कर रही है,
जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक श्रमिकों को बंद करना और नौकरी खोना पड़ रहा है। इन परिवर्तनों ने देश में ग्रामीण शहरी प्रवासन और समग्र शहरी विकास दर को पहले ही प्रभावित कर दिया है। शहरी जनसंख्या की घटती प्राकृतिक वृद्धि दर का असर भविष्य में शहरी विकास पर भी पड़ेगा। चूंकि शहरी क्षेत्रों में पहले से ही अधिक लोगों को समायोजित करने और निवेश करने के लिए जगह की कमी हो रही है, इसलिए संभावना है कि निजी पूंजी द्वारा समर्थित अधिक नई और नियोजित टाउनशिप के साथ शहरों का क्षैतिज रूप से विस्तार होगा।